CBSE कक्षा 11 विषय भूगोल पुनरावृत्ति नोट्स पाठ 12 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। इस चैप्टर में जो इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानेंगे। जलवायु का विभाजन 3 आधारों पर किया जाता है: अनुभविक, जननिक और व्यवहारिक, या जो है इसको व्यवहारिक को क्रियात्मक भी कहते हैं। कोपेन का जलवायु विभाजन जननिक और अनुभविक है। थर्नथ्वेट ने जो वर्षण प्रभावित तापीय दक्षता तथा संभाव्य वाष्पोत्सर्जन को अपने जलवायु विभाजन का आधार बनाया। जलवायु लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है। कोपेन ने जलवायु का विभाजन तापमान तथा वर्षण के अंतर्गत किया है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण तथा जलवायु के मध्य एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। कोपेन के अनुसार जलवायु समूह ए शुष्क, बी उष्ण शीतोष्ण, सी शीतल हिमवन, डी शीत और ई उष्ण कटिबंध आर्द्र और एफ उच्च भूमि। कोपेन ने बड़े तथा छोटे अक्षरों के प्रयोग का आरंभ जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुई कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान पर और 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन ने बड़े अक्षर A, C, D, E से आर्द्र जलवायु को और अक्षर B से शुष्क जलवायु को निरूपित किया है। जलवायु समूहों को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया तथा छोटे अक्षरों के माध्यम से अभिहित किया गया। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्तर तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति की वजह से यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम तथा वर्षा ज़्यादा होती है। कोपेन के उष्णकटिबंधीय जलवायु को 3 प्रकार में बांटा गया जाता है, जिसके नाम हैं ए स्मॉल एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ए स्मॉल एम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु और तीसरा है ए स्मॉल डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुववृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवत अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछार के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश में तापमान समान रूप से ऊंचा तथा वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। किसी भी दिन ज़्यादातर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। भारी वर्षा ज़्यादातर गर्मियों में ही होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है, जो पादपों के विकास हेतु काफ़ी नहीं होती है। यह जलवायु पृथ्वी के बड़े भाग पर मिलती है, जो विषुववृत्त से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं।
उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपीज जलवायु में मरुस्थलीय जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के लीबिया के अल अजीजिया में 13 सितंबर 1922 को उच्च तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्णकटिबंध के 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ पाई जाती हैं। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट भूमध्य सागरीय जलवायु के उदाहरण। इस जलवायु में उष्ण और शुष्क गर्मियाँ तथा मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियाँ तथा ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में यह 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। भारत में भी आर्द्र और शुष्क युग आते जाते रहते हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। ईसा से 3000 से 1700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2000 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व का यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई हैं। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल में कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन और सैलुबेरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधि रही। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 से वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। सभी कालों में जलवायु बदलाव देखा जा सकते हैं। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमीय घटनाएं घटित हुईं। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका 1930 के दशक में बृहद मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता था, भीषण सूखा पड़ा। सन 1550 से 1850 के समय लघु हिम युग का अनुभव किया गया। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में विकास की प्रवृत्ति मिली और 1940 के पश्चात तापमान में वृद्धि की दर घटी। ग्रीन हाउस शब्द का सामान्य अनुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया जिसका इस्तेमाल ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिरक्षण करने हेतु किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाली विकिरण को कांच घर के बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के अंदर बाहर की अपेक्षा तापमान ज़्यादा हो जाता है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी अनुभव करते हैं। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन है। कुछ अन्य गैसें हैं जैसे नाइट्रिक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती हैं। वायुमंडल में विद्यमान ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्य जीवाश्म ईंधन, तेल, गैस एवं कोयला के दहन से होता है। ओजोन समताप मंडल में विद्यमान होता है, जहाँ पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती हैं। ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुँच पाती। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों भी ओजोन को नष्ट करती हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न किए गए हैं। इनमें से सबसे आवश्यक क्योटो प्रोटोकॉल है। इसकी उद्घोषणा सन 1997 में की गई थी।